जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत और शासन प्रणाली तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग जाकर ज़रूर देखें और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक आग्रह है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भारत के विभिन्न भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं तथा और भी विश्व के कई देशों के संविधानों से मिलाकर भारत के संविधान को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें कहाँ कहाँ से विश्व के किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, चलिए हम लोग बात करते हैं। USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या हम लोगों ने लिया है। चलिए बात करें उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगर बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की तो यह भी USA से लिया गया है। दोस्तों, बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों की बात करें तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात करें राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, यह भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के उपबंध भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, अमेरिका से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, जिसमें से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और अगर बात करें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के उपबंध इत्यादि, यह सब USA से लिया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कनाडा से क्या ग्रहण किया गया है, तो कनाडा से अगर देखें तो दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अगर बात करें संघीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है, तो कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला बात करें अगर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसका भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करें उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह कनाडा से ग्रहण किया गया है। अगर हम लोग अगला देखें, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, इसका प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, ब्रिटेन प्रमुख से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो दोस्तों हम लोग बात करें विधि का शासन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें मंत्रिमंडलीय प्रणाली की, तो यह भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो यह भी ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। बात करें एकल नागरिकता, बहुत ही महत्वपूर्ण एकल नागरिकता पूछा जाता है, और विधि का शासन, यह दोनों बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बात करें द्विसदनी प्रणाली, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें विधायी प्रक्रिया की, तो यह भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर बात करें संसदीय विशेषाधिकार की, तो यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें परमाधिकार लेख की, तो यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें ग्रहण की गई हैं। चलिए बात करें आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया पद्धति जो है वह भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला अगर हम लोग देखें राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यह जो है प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगर इसी क्रम में अगला देश देखें, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह भी दक्षिण अफ्रीका से देखने को मिलता है। अब अभी हम लोगों ने आयरलैंड से देखा, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से ग्रहण की गई है।
दोस्तों अगर हम लोग बात करें यूएसएसआर रूस, जो कि पहले सोवियत संघ हुआ करता था, इससे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के शब्द जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यह न्याय के आदर्श हैं। इन सभी को यूएसएसआर से ग्रहण किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों बात करें उद्देशिका की भाषा, ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यह भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर हम लोग बात करें तो चलिए बात कर लेते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसका स्थान है? दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान का होता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, कहाँ से? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, वहाँ से आपात उपबंध लिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें विश्व का प्रथम लिखित संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है, संविधान के विभिन्न स्रोत। चलिए हम लोग बात करें आगे शासन प्रणाली। अगर हम लोग देखें भारत में और इसके पहले शासन प्रणालियों में क्या अंतर था, चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम लोग प्राचीन रूप में देखें और आधुनिक दोनों रूपों में हम लोग देखते हुए तुलना करेंगे। चलिए बात करें प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करता था, जिसका शासक राजा होता था। क्या हम लोगों ने देखा प्राचीन कालीन व्यवस्था में राजतंत्र चलता था। वर्तमान में क्या चल रहा है? लोकतंत्र। दोनों में डिफरेंस देखते रहिएगा। प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करता था, वर्तमान में लोकतंत्र हो रहा है। अगर बात करें प्राचीन काल में राजतंत्र में शासक राजा होता था, वर्तमान में लोकतंत्र में शासक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। अगर बात करें राजा जो है, राजा का पद आनुवंशिक होता था और सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता था, जिसके उदाहरण अगर हम लोग देखें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान इत्यादि देशों में आज भी राजतंत्र देखने को मिलता है, जहां शासक राजा होता है और पद आनुवंशिक होता है। अगर इसी क्रम में हम लोग बात करें लोकतंत्र में शासक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, पद योग्यता आधारित होती है, मतलब आनुवंशिक नहीं होता है, यह योग्यता आधारित पद होता है। सत्ता का स्रोत जनता होती है, सर्वे सर्वा जनता होती है, जिसका उदाहरण अगर देखें यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, भारत, फ्रांस इत्यादि देशों में आज भी लोकतंत्रात्मक सत्ता देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें लोकतंत्रात्मक प्रणाली के मुख्य रूप क्या हैं? अध्यक्षीय और संसदीय। चलिए दोनों में हम लोग देखेंगे अध्यक्षीय और संसदीय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अध्यक्षीय की अगर हम लोग बात करें तो इसका राष्ट्राध्यक्ष या राजा का प्रमुख और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख, यह दोनों राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष जो कि है, दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगर इसी क्रम में हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो संसदीय दृष्टि से अगर हम लोग बात करें, भारत की तरफ चलें, राष्ट्राध्यक्ष का प्रमुख और शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर हम लोग बात करें, राज्य का प्रमुख नाम मात्र का होता है और राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, सबसे बढ़िया उदाहरण ब्रिटेन और भारत में देखने को मिलता है। भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली है, और अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है अध्यक्षीय प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति के हाथों में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें आगे, अगर हम लोग आगे देखें राज्य के महत्वपूर्ण तत्व तो क्या हैं, तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में सर्वप्रथम जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार और भूभाग इत्यादि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन सब से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है।
दोस्तों अगर हम लोग बात करें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडल शासन प्रणाली है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलती है, और अगर बात करें राष्ट्राध्यक्षीय शासन प्रणाली तो यह अमेरिका इसका बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अगर बात करें संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है तो यूके यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। अगर बात करें भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या होता है, अर्थात गणतंत्र से क्या मतलब होता है, तो राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। जहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह एक गणतंत्र होता है। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा किसने कहा, तो दोस्तों जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का नाम दिया। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा, केसी हुइयर ने कहा। केसी हुइयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक का स्तंभ तथा राष्ट्रगान जनगण मन है। हम लोगों ने क्या देखा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राजकीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ तथा राष्ट्रगान जनगण मन है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करें तो अभिकल्पनाकर्ता कौन है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इसके अभिकल्पनाकर्ता हैं वेंकैया। और अगर बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की तो यह 3:2 में विभाजित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यह तिरंगा कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। अगर दोस्तों हम लोग बात करें पट्टी का रंग, जो तिरंगा है पट्टी का रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें केसरिया का प्रतीक साहस का है। अगर बात करें सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों इसके मध्य में एक चक्र होता है जिसमें रंग उसका नीला होता है और तीलियाँ 24 होती हैं और प्रतीक न्याय का है। कहाँ से लिया गया है, अशोक के सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। दोस्तों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की हैं। चलिए हम लोग बात करें राजकीय चिन्ह अशोक का स्तंभ सारनाथ। दोस्तों अंकित शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो अशोक का सिंह स्तंभ है यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें सिंहों की संख्या 4 है। नीचे अंकित बैल, अशोक चक्र, घोड़ा, इसके नीचे जो है बैल, अशोक चक्र, घोड़ा, यह चिन्ह अंकित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रगान जन गण मन तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। और अगर बात करें राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और यह कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर बात करें इसका प्रथम गायन किसने किया, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों इसके गायन में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रगान के संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। संक्षेप में गायन करने के लिए जो है 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। अगर हम लोग बात करें
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और यह कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ग्रहण किया गया है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और इसे कब अपनाया गया? तो 1950 में इसे भी अपनाया गया। इसका प्रथम गायन 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। कब अपनाया गया इसे? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और इस कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह फाल्गुन होता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय दिवस की, तो राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बात करें 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और तीसरा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे वर्ष 2008 में घोषित किया गया। अगला अगर हम लोग बात करें विविध में देखें, तो क्षेत्रीय परिषद कहाँ कहाँ स्थापित हुई? तो बात करें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ। अगर बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। बात करें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया गया। और अगर अंत में बात करें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय चेन्नई में बनाया गया। चलिए दोस्तों अब अगर हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख रियासतें जिनका भारत में विलय किया गया और कब किया गया। चलिए बात करें रियासत विलय की तिथि और विलय का माध्यम किसके माध्यम से किया गया। अगर हम लोग बात करें जम्मू एवं कश्मीर, 26 अक्टूबर 1947 को इसका विलय किया गया। और किसके माध्यम किया गया? तो विलय पत्र के माध्यम से इसका 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। अगर बात करें हैदराबाद की, तो 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को विलय किया गया। अगर जूनागढ़ के विलय की बात करें, तो 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का निमंत्रण देकर जूनागढ़ का विलय किया गया। दोस्तों अगर बात करें 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ। और अगर बात करें 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में विलय हुआ। अगर हम लोग इधर एक बार नज़र अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की तरफ नज़र डालें, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। अगर बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय फल आम है। और अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है। दोस्तों हम लोगों ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक बार इसे शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो उन तक आसानी से पहुँचे और नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।